गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के जो अवसर है उसके ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें जानेंगे जो हमें जाननी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मेरे हाथ में ये जो बुक देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी है। तो ऐसा नहीं है कि बस यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रियल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना गया था उसकी कॉपी जो है म्यूज़ियम में जो है रखी गई है। वो दिल्ली में एक म्यूज़ियम है वहाँ पर। तो उसकी जो कॉपीज़ है अलग अलग पब्लिकेशन जो होते हैं तो अपनी अपनी उस कॉपी के एज ए जेरोक्स कॉपी टाइप का एक बुक बनाते हैं। तो ये एक पब्लिकेशन जिसका नाम है सेंट्रल लॉ एजेंसी, उसकी एक किताब है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पूरा लिखा गया है वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरे हाथ में अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया का यहाँ पर है। तो ये बात से हमें क्या समझ में आई कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्या होती है, बोलो, कॉपीज होती है। और रियल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे रखा गया है, तो वो एक म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ क्या है, फ़ायदा क्या है, क्यों बनाया गया, तो वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब बन के तैयार हुआ था। तो जैसे आज की डेट है 26 नवंबर, तो 1949 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। क्या डेट है बोलो, 26 नवंबर 1949। इस डेट को क्या हुआ था बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। उसके बाद एग्जैक्ट 2 महीने के बाद, अब मुझे बताओ नवंबर है तो इसका 1 महीने के बाद क्या आएगा, दिसंबर, 26 दिसंबर आएगा। उसके 1 महीने के बाद क्या आएगा, 26 जनवरी। तो एग्जैक्ट 2 महीने के बाद हमारे देश में जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक्सेप्ट किया गया था। तो उस दिन को फिर हम जो है रिपब्लिक डे करके मनाते हैं। तो संविधान दिन और रिपब्लिक डे, इन दोनों में 2 महीनों का अंतर है। इसलिए जैसे हमें 26 जनवरी याद होता है हमेशा, याद है ना आपको, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, उसी तरीके से थर्ड इंपॉर्टेंट डे जो है वो है 26 नवंबर। तो आज से आपको ये दिन भी याद रखना है। बोलो कौन सा दिन है आपका, 26 नवंबर। और ये उसकी एग्जैक्ट जो पीछे की जो तारीख था, पीछे का साल था, वो क्या था, 1949। क्लियर। अब इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या, वो चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स जो है ये एक एक रूल को बताते हैं। तो कुल मिला के एक कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स होते हैं। मेरे साथ साथ आपको रिपीट भी करना है, कितने आर्टिकल्स होते हैं, 395 आर्टिकल्स। उसके बाद 395 आर्टिकल्स, जैसे हमारी बुक है तो उसमें क्या होते हैं बताओ, अलग अलग लेसन होते हैं। तो वैसे ही इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग लेसन है। तो उस लेसन को इसमें पार्ट्स बोला जाता है, ना कि लेसन बोला जाता है। तो ये पूरा संविधान 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में, 22 पार्ट्स। तो क्या क्या समझ में आया, एक संविधान में क्या क्या है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स है। उसके बाद पूरा जो संविधान है इसकी एक समरी है। मतलब आप बोलो, मैं अगर आपको ये बुक दूँ और इसको बोलूँ कि आपको पढ़ना है, तो अपने आप में आपको 1 साल लग जाएगा कम से कम ये पूरी किताब को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इतना पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो आपको अगर इसकी समरी पढ़नी है तो एक स्टार्टिंग में एक पेज दिया हुआ है जिसके ऊपर ये पूरे 395 आर्टिकल्स को जो है समरी करके एक पेज में लिखा हुआ है। तो उस पेज को बोला जाता है प्रीएम्बल। तो आपने देखा होगा आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें पहले पेज पे कभी कभी प्रीएम्बल भी होता है ना। तो उस प्रीएम्बल को जो है बोला जाता है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी आपको अगर इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा संविधान पढ़े तो आप क्या पढ़ सकते हैं, प्रीएम्बल पढ़ सकते हैं। तो उसमें पूरे पॉइंट्स जो है इस संविधान के डिस्कस किए गए हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि एक संविधान में क्या क्या है तो आप स्टार्टिंग से बताएंगे। इसमें एक प्रीएम्बल है, 22 पार्ट्स है और 395 आर्टिकल्स है। चलो बताओ क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रीएम्बल कितने हैं, एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल क्या है, समरी है किसकी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद कितने पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है। पार्ट्स मतलब क्या हो गया, लेसन्स हो गए। और कितना आर्टिकल है, 395 आर्टिकल्स है। तो इसमें से हम पूरे संविधान में से आज एक आर्टिकल को समझेंगे। तो उस आर्टिकल का नंबर है 51A, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, उस आर्टिकल का नंबर बताओ, 51A। और 51A मतलब होता है, उस आर्टिकल का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज हम इस आर्टिकल को समझेंगे, ठीक है, ओके।
तो ध्यान दो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 11 है। मतलब ड्यूटी मतलब होता है हमारी जिम्मेदारी। तो अगर हम इस देश में रहते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है कि आपको 11 चीज़ें करनी चाहिए। कितनी चीज़ें करनी चाहिए बताओ? 11। और उन 11 चीज़ों को बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब सबसे बेसिक ड्यूटीज। ठीक है, तो हम पहले ड्यूटी को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो हम जैसे देखा है, आपने सुना है कि हम नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देते हैं। तो आपने, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा ये किसने बताया कि नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना होता है, तो ये आपके संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम 15 अगस्त 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे हम नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हैं। ये कहाँ से लिखा हुआ है? तो ये भी कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। तो अगर कोई नेशनल एंथम में खड़ा नहीं हो रहा और नेशनल फ्लैग को सल्यूट नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो किसका उल्लंघन कर रहा है? संविधान का जो रूल है वो तोड़ रहा है वो। तो उसके ऊपर बताओ क्या हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है, पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो आपको इस बुक में दिए हुए हर रूल को फॉलो करना होता है। ठीक है, और ये हो गया पहला लॉ। सेकंड वाली ड्यूटी देखिए, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें जिन जिन लोगों ने उनका बलिदान दिया है, तो उनको हमेशा उनको क्या देना है? रिस्पेक्ट देना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है, और बहुत सारी जो फोटोज होती है महात्मा गांधी की फोटो होती है। एज ए वो पर्सन, वो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो हम उनके हमेशा क्या देते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। सेकंड ड्यूटी आपको समझ में आ गई? ओके, थर्ड ड्यूटी देखेंगे, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हमें हमेशा भारत का क्या करना है? बोलो, सब लोग एक साथ रहे, यूनिटी के साथ रहे, इसमें उनको जोड़ने की कोशिश करना है। तो आपने देखा होगा बहुत से पॉलिटिशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम जो है वो इनके स्पीच और भाषण जो है वो देते होते हैं। तो बताओ वो लॉ को जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? वो लॉ को तोड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बोलो, ऐसे लोगों को हम इलेक्शन जो है वो वोट देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अगेंस्ट है। उसके बाद फिर आप फोर्थ नंबर का रूल देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो जब भी मान लीजिए आपको, अगर गवर्नमेंट आपके पास आती है मदद मांगने के लिए कि देश को कोई आपकी मदद चाहिए, तो आपको उस टाइम देश को मदद करना है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, गांव में हमारे पानी भर जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर जाके लोगों की मदद करना पड़ेगा। लोगों की मदद कर रहे हैं मतलब हम किसकी मदद कर रहे हैं? हम हमारे देश की मदद कर रहे हैं। तो ये भी हमारी क्या है? एक ड्यूटी है। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर की ड्यूटी, टू प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट एंड कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब सभी लोगों में हमें भाईचारा जो है वो बना के रखना है। और उसके बाद हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। तो देखो आपको कॉन्स्टिट्यूशन कितने अच्छे से क्या क्या चीज़ें करना है वो सब कुछ बता रहा है। तो बताओ ये किताब आपको सुनने में कैसी लग रही है? इंटरेस्टिंग है ना? ओके, तो और इसमें नेक्स्ट जो ड्यूटीज है वो देखते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब हमें हमारे हिस्ट्री को बचाए रखना है। तो अगर मान लो कहीं पे पास में बहुत पुराना किला है, तो उसकी हमें क्या करनी है बताओ? रक्षा करना है। बोलो, वो हमारी क्या है? एक धरोहर है, एक हेरिटेज है। तो ये भी आपको संविधान बता रहा है। उसके बाद देखेंगे और 3 पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिखा हुआ है देखो, आपको आपके रिवर, आपके आजू बाजू के फॉरेस्ट, जंगल, पहाड़ियाँ, ये सभी को जो है उनकी भी रक्षा करना है, वहाँ क्लीनलीनेस बना के रखना है, इन्वायरमेंट को सेफ रखना है। तो ये भी हमारी क्या है बोलो? एक फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद देखेंगे टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। मुझे बताओ पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है? तो जैसे कि अगर एक बस स्टॉप है या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, तो ये किस में आता है बताओ? पब्लिक की प्रॉपर्टी है। मतलब आपके भी जो उस प्रॉपर्टी है उसमें आपका भी हक है। बोलो कैसे? हमने हमारे टैक्स जो है वो पैसे भरे हैं,
और उसी टैक्स से वो रेलवे स्टेशन और वो जो बस स्टैंड है वो तैयार हुआ है। तो मुझे बताओ, आपने देखा होगा बहुत से मूवीज में क्या होता है, जब दंगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, बसेस को जलाते हैं, ट्रेन को जलाते हैं। तो फिर मुझे बताओ, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद लास्ट 2 बचे हैं, देखो। To strive toward excellence in all the sphere of individual and collective activity so that nation constantly rises to higher level of achievement. इसमें बोला जाता है कि आप जिस भी फील्ड में होंगे उस फील्ड में आपने अच्छा बनना है। तो अगर अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट में अच्छा बनना है। अगर आप अभी टीचर है तो आपको टीचर इस फील्ड में सबसे अच्छा टीचर बनना है। तो अगर मान लीजिए कोई एक इंजीनियर होगा तो उसको उसके फील्ड में अच्छा बनना होगा। बोलो इससे होगा क्या? जब सब लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा बनेंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोलो स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारी एक ड्यूटी है। मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ये भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी आपको संविधान बोल रहा है। आप लास्ट ड्यूटी देखेंगे, who is the parent or guardian to provide opportunity for education to his child as the case the ward between the age of 6 and 14 years। तो अगर कोई भी बच्चा 6 साल से लेके 14 साल के बीच में होगा तो उसको एजुकेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करना है। अगर कोई भी जो है उस एजुकेशन को जो है रोकता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो अगर कोई भी बच्चा 6 साल से लेके 14 साल मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड के आसपास इस बीच में होगा तो उसको हम एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकते। उसकी भी जो है सुरक्षा करने के लिए संविधान जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल हमने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज देखे? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखी। तो अभी हम एक रिवीजन टाइप का ले लेते हैं। तो मुझे बताओ, सबसे पहली ड्यूटी क्या थी? नेशनल फ्लैग जो है बोलो उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना है। अब बताओ और कौन सी ड्यूटीज देखी हमने? फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल में लड़े थे उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट देना है। और बताओ, रिवर्स हो गया, लेक हो गया, इनकी क्या करना है हमें, उनकी भी रक्षा करना है। उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसकी भी जो है हमें रक्षा करना है। जब आपको नेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नेशन को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तब हमें नेशन को क्या करना है, अपनी जो सेवा है, हेल्प है, वो देना है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वाला बताया, जो 6 साल से लेके 14 साल का बच्चा था, बोलो उसको क्या मिलेगा, एजुकेशन जो है वो मिलेगा। उसके बाद हमने देखा कि पूरे लोगों में जो है हमें हार्मनी बना के रखना है, पूरे जो है भाईचारा की फीलिंग रखना है। तो ओवरऑल ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी। तो हमने, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 395 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल को हमने देखा। इस तरीके से कितने रूल्स है इसके अंदर? 395 रूल्स है। तो आप समझ जाओ कि इसमें कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी और कितने अच्छे से जो है इसमें सब कुछ समझाया गया होगा। तो ये इस बुक के वजह से, ये एक किताब की वजह से हमारा देश जो है वो चलता है। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन कैसी लगी आपको? सही लगा? जोश में दिख रहा है आप में, सही लगा? ओके। तो फास्ट रिवीजन, इस बुक का नाम बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? संविधान। उसके बाद कितने आर्टिकल्स है इसमें? 395। कितने पार्ट्स है इसमें? 22 पार्ट। और जो हमने आज फंडामेंटल ड्यूटी देखी वो कौन सी ड्यूटी थी? आर्टिकल 51A। और उसमें क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी ड्यूटीज थी? 11 ड्यूटीज थी। ओके। तो इस हिसाब से पिछले 70 साल से ये किताब जो है वो हमारे देश को रन कर रही है। और इस किताब को ध्यान दो, लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, मतलब जिंदा किताब ऐसा बोला जाता है। तो आप बोलेंगे कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट कैसा हो जाएगा? तो ये किताब जो है जैसे जैसे नए रूल्स आते हैं, जैसे न्यू आइडियाज आती है, तो इस किताब को जो है अपडेट किया जाता है नए नए रूल्स के हिसाब से। तो मुझे बताओ, ये किताब जिंदा है या नहीं है? जिंदा है। कॉन्स्टेंटली बुक जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर आपको इस किताब को डिटेल में भी समझना है, क्योंकि देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री,
हमें पूरे रूल्स पता होंगे, तभी जो है हम अच्छे नागरिक भी बन पाएंगे और हमारे हक जो है वो भी हमें मिल पाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार तो भी लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे इतनी हार्ड लैंग्वेज होती है लॉ वाली, ये तो हमें समझ नहीं आएंगी। तो इसमें मैं जो है एक आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो इस मतलब पिछले 5 दिनों से मैं हर दिन यूट्यूब के ऊपर एक आर्टिकल जो है उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसे समझना है पूरे 395 आर्टिकल्स को, जो हर दिन मैं 1 मिनट का वीडियो जो आता है, शॉर्ट वाला वीडियो होता है, पता है सभी को शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट है ना। तो उस यूट्यूब शॉर्ट में 1 मिनट में मैं आपको एक आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, वो लोग क्या है, हाँ। तो RS क्रांति आपको सर्च करना है या फिर यूट्यूब पे जाके सिर्फ मेरा नाम डालना है, राकेश दमाए ऐसा सर्च करना है। आपको वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की यही बुक जो है दिखेंगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भैया डेली 1 आर्टिकल। तो ये जो है मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हुए दिखूंगा। तो सब लोग जाके देखेंगे। बोलो क्या बेनिफिट होगा आपको इससे? पूरे आर्टिकल समझ में आएगा, संविधान समझ में आएगा। तो कोई भी जब हमारे साथ कुछ गलत करेगा तो हम उसको आर्टिकल के साथ हमारा जो है कहीं पे भी जाके उस आर्टिकल के मदद से हम न्याय पा सकते हैं, जस्टिस पा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।